नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। हमारे खास बुलेटिन 5 बजे 10 रिपोर्टर में आप सभी का स्वागत है और आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। भारत में साल 2019 में हर दिन बलात्कार के 87 मामले दर्ज हुए और साल भर में महिलाओं के खिलाफ 4,05,861 अपराध के मामले दर्ज किए गए। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के ताजा डेटा के अनुसार ये आंकड़े 2018 से 7% ज्यादा हैं। भारत में अपराध 2019 रिपोर्ट में बताया गया है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध एक साल में 7% की दर से बढ़े हैं। पिछले साल प्रति 1 लाख महिला की आबादी पर अपराध की दर 62.4% रही थी, जो 2018 में 58.8% थी। डेटा के मुताबिक 2018 में महिला के खिलाफ 3,78,236 मामले दर्ज किए गए थे। एनसीआरबी के आंकड़ों में न सिर्फ महिलाओं के खिलाफ बल्कि बच्चों से जुड़े अपराध में भी बढ़ोतरी के संकेत मिले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 2018 की तुलना में बच्चों के खिलाफ अपराध में 4.5% की बढ़ोतरी हुई है। तो एनसीआरबी ने ये ताजा आंकड़े आज जारी किए हैं और इन आंकड़ों के अनुसार लगातार महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों में इजाफा हो रहा है। आपको यह अहम जानकारी हम दे रहे हैं। 2018 के मुकाबले 2019 में अपराध के मामलों का ग्राफ बढ़ा है। और इस खबर पर तमाम जानकारी और चर्चा के साथ वरिष्ठ पत्रकार राजीव रंजन जी इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राजीव रंजन जी, एनसीआरबी ने आज अपना नया डेटा जारी किया है और उस डेटा के मुताबिक 2018 के मुकाबले 2019 में महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों का जो ग्राफ है वो काफी ज्यादा बढ़ा है। लगभग 7% ये ग्राफ बढ़ गया है। क्या बड़ी वजह आप इसे मानते हैं कि महिलाओं के साथ होने वाले अपराध साल दर साल बढ़ते क्यों जा रहे हैं? कम होने का कहीं नाम नजर नहीं आ रहा। पल्लवी, इसमें जो एक इम्पोर्टेंट डायमेंशन है महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार होता है, उसका एक महत्वपूर्ण डायमेंशन यह है कि आपको जान करके बड़ा दुख होगा कि इसमें 90% जो विक्टिम्स हैं वो समाज के कमजोर वर्ग से आते हैं, जिनको हम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसीज और माइनॉरिटीज के नाम के रूप में जानते हैं। बिल्कुल, ये इसका एक सबसे बड़ा कारण है कि इस वर्ग के जो लोग होते हैं उसके खिलाफ, उसके प्रति जो हमारे दिल में उनके प्रति जो हमारी जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो उतनी स्ट्रांग नहीं होती है। क्योंकि जो परपिट्रेटर्स होते हैं, जो क्राइम करते हैं, वो उन लोगों से जुड़े होते हैं जिनको यह तय करना होता है, जिनको एक्ट करना होता है, जिनको इनिशिएटिव्स लेनी होती है ताकि इस प्रकार की दुर्घटनाएं ना हो। ये एक बहुत बड़ा विषय है, ये बहुत बड़ा विषय है और ये मुझे लगता है एक बहुत बड़ा गैप है। नहीं तो पल्लवी, हमारे देश में ऐसा कोई वजह नहीं है कि लगातार वर्षों से, अगर आप 2010 ऑनवर्ड्स आप देखेंगे तो महिलाओं के खिलाफ लगातार इस प्रकार की इंसिडेंट्स हो रहे हैं। अभी आप उत्तर प्रदेश में देखिए, पिछले महीनों में मतलब लगा कि हीनस इंसिडेंट्स वहां रिपोर्ट हो रहे हैं। निर्भया मामले को देख करके पूरी दुनिया एक तरफ कहता था कि इसमें जस्टिस होगा, लेकिन एंड में पल्लवी, अगर आपको याद होगा तो आपने देखा कि उसमें कास्ट एंगल निकल करके आया। लोगों ने यहां तक कहना कर दिया कि उसमें से 2 अभियुक्त जो है वो उस जाति समाज से हैं जिसको आप इस प्रकार के अपराध के लिए मृत्युदंड नहीं दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक हमारे सामने, मुझे लगता है कि कानून के साथ साथ एक सोशल चुनौती भी है। निर्भया के बाद कानून बना, उसका डिटरेंट जो कानून होता है, कानून से लोगों को डर ही नहीं है। नहीं तो अभी हाथरस में देखिए, एक लड़की एक माँ और भाई के साथ तो अपने जानवर के लिए चारा लाने के लिए खेत पे जाते हैं। 4 लड़के, एक लड़का एक लड़की को खींच लेता है, 4 लोग उसके साथ दरिंदगी की तरह व्यवहार करता है और उसको मार देता है। एक सिविल सोसाइटी में आप ऐसा सोच नहीं सकते कि ऐसा हो सकता है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि चूंकि आप उसको पनिश नहीं करते, पनिश कानून करेगी और कानून एक डेटरेंट के रूप में, एक ब्लॉकेट के रूप में किस प्रकार काम करने के पहले कोई सोचे, वो कानून, उसमें कानून को सफलता नहीं मिल रही है। इसलिए सफलता नहीं मिल रही है पल्लवी, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी कानून का जो एग्जीक्यूट करता है,
जिसको कि हम एग्जीक्यूटिव्स के नाम से जानते हैं, जुडिशरी के नाम से जानते हैं, वहां भी नहीं होता। एनसीआरबी की डेटा से हम क्या सीख रहे हैं? आपने बिल्कुल सही बताया, तकरीब 40 से 50 हजार रेप्स के इंसिडेंट होते हैं अपने कंट्री में एवरी ईयर, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। और महिलाओं के खिलाफ कितने इंसिडेंट्स होते हैं वो आपने देखा, बच्चों के खिलाफ। और सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है जिसपे पल्लवी सब लोग उस डायमेंशन को जो चर्चा नहीं करता है, इसमें 90% मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मेरा जो अनुभव है, मैंने इस डेटा को काफी स्टडी भी किया है, मैं एक दो किताब में मैंने उसको मेंशन भी किया है। इसमें 90% जो विक्टिम्स हैं वो हमारे समाज के गरीब लोग के तबके से आते हैं। तो कहीं ना कहीं एक सोशल डिवाइड है, कानून का सही तरह से पालन नहीं हो पाना, कोई डेटरेंट खड़ा नहीं कर पाना, ये 2-3 वजह है। और ज्यादा लंबा चौड़ा इसमें कोई वजह नहीं है, बस और कुछ नहीं है। नहीं तो इंसान कोई ऐसा काम कर ही नहीं सकता अगर उसके दिल में भय आ जाएगा। बिल्कुल। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हम फियर क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं पल्लवी, यह एकमात्र कारण है और कोई बड़ा कारण इसमें नहीं है पल्लवी। इसमें ज्यादा कोई रिसर्च और लंबी चौड़ी बातें करने की नहीं है। आपके पास कानून है, आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, दैट्स ऑल। बिल्कुल 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 राजीव रंजन जी, आपकी बात से 100% सहमत हूं मैं। कानून तो है, लेकिन वो कानून धरातल पर सही ढंग से लागू नहीं हो पा रहे और उसी की वजह से लगातार इस तरह के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। शुक्रिया राजीव रंजन जी, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम चर्चा आपने हमारे साथ की। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस गैंगरेप केस में अब चुप्पी तोड़ते हुए कहा है कि इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के दोषी कतई नहीं बचेंगे। उन्होंने यह आश्वस्त किया है कि मामले की शीघ्र जांच होगी और त्वरित न्याय दिलाया जाएगा। उन्होंने सोशल मीडिया पर ट्वीट किया है कि हाथरस में बालिका के साथ घटित दुर्भाग्यपूर्ण घटना के दोषी कतई नहीं बचेंगे। प्रकरण की जांच हेतु विशेष जांच दल का गठन किया गया है। यह दल आगामी 7 दिवस में अपनी रिपोर्ट देगा। त्वरित न्याय सुनिश्चित करने हेतु इस प्रकरण का मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 7 दिन में टीम से रिपोर्ट मांगी है। इसके अलावा केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में लाने को निर्देश भी दिया है। इधर सीएम योगी के गृह जनपद गोरखपुर में आज इस घटना को लेकर कैंडल मार्च भी निकाला जाना है। पूरे देश में इस घटना के खिलाफ खासा आक्रोश है और इसी कड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद गोरखपुर में भी आज कैंडल मार्च के जरिए लोग अपना रोष जताएंगे, अपना विरोध दर्ज करवाएंगे। शांतिपूर्ण ये कैंडल मार्च निकाला जाना है। पूरे देश में इस तरह के प्रदर्शन हम देख पा रहे हैं। कल जबरदस्त हंगामा हाथरस में भी मचा रहा। इसके अलावा दिल्ली में भी हाथरस की इस घटना का पूरा शोर सुनाई दिया। तमाम जो राजनीतिक संगठन है वो सड़कों पर उतरे और इस घटना के खिलाफ प्रदर्शन किया। दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की गई है और इन तमाम जो प्रदर्शनों और विरोधों के बीच में आज जाकर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और उन्होंने कहा है कि इस मामले का जल्दी ही जो है इस मामले में जल्दी न्याय मिल जाएगा, त्वरित कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा है कि मैंने टीम बना दी है, एसआईटी का मैंने गठन कर दिया है। 7 दिन में जो टीम है वो रिपोर्ट सौंपेगी। फास्ट ट्रैक में ये पूरा मुकदमा जो है चलेगा और इसके बाद त्वरित कार्रवाई कर न्याय जरूर दिया जाएगा। यह आश्वासन दिया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से। हालांकि उनके इस आश्वासन से कोई संतुष्ट नजर नहीं आ रहा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। महिलाओं के साथ अपराध के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं सामने आ रही हैं। ऐसे में सूबे की जो कानून व्यवस्था है उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ना सिर्फ राजनीतिक दल, इसके अलावा जो आम जनता है वो भी तमाम तरह के सवाल खड़े कर रही है। सामाजिक कार्यकर्ता सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर क्या हो गया है सूबे की कानून व्यवस्था को। क्या मुख्यमंत्री कानून व्यवस्था नहीं संभाल पा रहे? आखिर सिचुएशन इतनी वर्स्ट क्यों होती जा रही है? और हमारे संवाददाता शाहिद खान इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ। शाहिद, पूरी जानकारी मैं आपसे चाहूंगी। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद गोरखपुर में आज कैंडल मार्च निकाला जाना है, क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? मैम, जिस तरह बताया जाए कि कल शाम को भी जो है महिला सभा के लोगों ने जो यहाँ पे गांधी प्रतिमा पर जो है कैंडल मार्च निकाला था। हाथरस की जो घटना हुई है, जिस बच्ची के साथ जो घटना घटित हुई है, उसी को लेकर के आज शाम को 5:30 बजे यहाँ गांधी प्रतिमा पर यूथ के जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं वो लोग यहाँ पर कैंडल मार्च निकालेंगे और उस बच्ची को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर आएंगे। बिल्कुल, और जिस तरह से सियासत इस समय गरमाई हुई है शाहिद, इस पूरे मसले को लेकर क्या कुछ रुख नजर आ रहा है सरकार का? हालांकि योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि मैंने एसआईटी का गठन कर दिया है और जल्दी ही इस मामले की में कार्रवाई कर ली जाएगी, न्याय दिला दिया जाएगा। और क्या कुछ अपडेट मिल रही है सरकार के रुख को लेकर?
देखिए, जिस तरीके से कल रात में बच्ची की जो है हाथरस में जो बच्ची का भी घटना घटी थी और रात में आनंद फानंद में उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उस बच्ची का अंतिम संस्कार कर दिया, जो कि परिवार के लोगों को करना चाहिए था। और वहीं अधिकारियों ने कहा कि उस बच्ची की जबान नहीं काटी गई थी, गर्दन में तो टूटी हुई थी। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर इन विगत 3 महीनों से जो अपराध घटित हो रही है, जो अपराध का ग्राफ चरम सीमा पे है, और वही विरोधी पार्टियां लगातार इस बात को लेकर खासा नाराजगी जाहिर करते चले आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पुलिस लगाम में नहीं है, कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है। कानून व्यवस्था के नाम पर उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ते चले जा रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में लगातार महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों में इजाफा हो रहा है और आज गोरखपुर में कैंडल मार्च निकाला जाएगा समाजवादी पार्टी की तरफ से। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। किसान कानूनों के विरोध में राहुल गांधी पंजाब से केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की शुरुआत करेंगे। लोकसभा क्षेत्र फतेहगढ़ साहिब के बदानी कला से रायकोट तक 2 अक्टूबर को ट्रैक्टर रोड शो होगा। 3 अक्टूबर को राहुल गांधी संगरूर के धुरी क्षेत्र से यात्रा को शुरू कर पटियाला लोकसभा क्षेत्र के सामना तक लेकर जाएंगे और उसके बाद 4 अक्टूबर को पटियाला से शुरुआत कर हरियाणा सीमा तक इस पूरी यात्रा को लेकर जाएंगे। वहीं अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी की इस यात्रा पर अकाली दल ने भी सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਮਦਰਦ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। एक तो पहला उन्होंने ये दसना पऊगा कि पार्लीमेंट के विच कित्थे सन जदों ये बिल पार्लीमेंट में पेश होए, उस वेले उन्होंने डट के इसका विरोध क्यों नहीं किया। दूजा उन्होंने दसना पऊगा कि ना पार्लीमेंट के विच ना राज्य सभा के विच एक भी कांग्रेस का बड़ा लीडर इन्हां बिलों के खिलाफ क्यों नहीं उठ के बोलिया। सारी लीडरशिप कांग्रेस की कित्थे चली गई। तीजी गल है कि उन्होंने राज्य सभा के विच अपने एमपीज़ नूं विप क्यों नहीं जारी किया कि सारे इस बिल के खिलाफ वोट पाएंगे। और चौथी गल उन्होंने ये भी दसना पऊगा कि उन्होंने शिवसेना नूं समर्थन दे के महाराष्ट्र के विच उहदी सरकार बनाई। हुण शिवसेना ने समर्थन जिहड़ा बिलों के हक दे विच दिता, ते ये फैसला किद्दां हो गया कि जिस पार्टी नूं तुसीं समर्थन दे रहे हो वो बिलों के हक दे विच वोट पा रही, तुसीं खिलाफ पा रहे। की तरफ से लगातार इन कृषि कानूनों का विरोध किया जा रहा है। देश भर में कांग्रेस जो है किसानों के साथ इस समय सड़क पर है और इसी कड़ी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी अब ट्रैक्टर शो निकालने की पूरी रणनीति तैयार की है और इस ट्रैक्टर रोड शो की शुरुआत जो है पंजाब से ही की जाएगी। जानकारी मिल रही है कि जो यात्रा की शुरुआत है वो फतेहगढ़ साहिब से की जाएगी और इसके बाद तमाम जो है ये यात्रा अन्य लोकसभा क्षेत्रों से गुजरती हुई हरियाणा की सीमा तक जाने वाली है। हालांकि जो पंजाब की शिरोमणि अकाली दल जो है वो लगातार इस यात्रा पर निशाना साध रही है। दलजीत सिंह चीमा को भी आपने सुना, उन्होंने तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं यात्रा को लेकर, लेकिन कांग्रेस पूरी रणनीति तैयार कर चुकी है और इसी रणनीति के तहत किसानों का साथ देने के लिए अब खुद कांग्रेस नेता राहुल गांधी सड़कों पर उतरने वाले हैं। आपको जानकारी दे दें कि सदन में भी सबसे ज्यादा जो इन कानूनों का विरोध कांग्रेस की तरफ से ही दर्ज करवाया गया था। कांग्रेस की तरफ से लगातार ये बात कही जा रही थी कि इन पर पुनर्विचार कर लिया जाए क्योंकि किसान एमएसपी को लेकर कंफ्यूज है और तमाम ऐसे तथ्य जो हैं वो साफ नहीं है, तस्वीरें साफ नहीं है। कांग्रेस ने सदन में पुरजोर अपना विरोध दर्ज करवाया था, हालांकि सरकार ने एक नहीं चलने दी और अब इन कृषि कानूनों को जो है लागू कर दिया गया है। तो इसी कड़ी में अब राहुल गांधी एक यात्रा करने वाले हैं और इन कानूनों का विरोध दर्ज करवाएंगे। और फिलहाल बुलेटिन में एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, आप कहीं मत जाइएगा, फौरन हाजिर होंगे। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर।
पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। कब ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले एक अहम खबर के बारे में हम बातचीत कर रहे थे। जैसा कि हमने आपको जानकारी दी थी कि राहुल गांधी एक यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं पंजाब से। कृषि कानूनों का विरोध दर्ज करवाने के लिए इस यात्रा की शुरुआत राहुल गांधी करेंगे और इसी मसले को लेकर ANB न्यूज के संवाददाता विनीत कपूर ने अनिल विज से खास बातचीत की। किसान कानूनों को लेकर लगातार विरोध जो है वो जारी है और अब राहुल गांधी जो है विरोधों का हिस्सा बनते नजर आएंगे। गृह मंत्री अनिल विज हमारे साथ बातचीत कर देते हैं। सर, किसान कानूनों को लेकर लगातार विरोध जो है वो जारी है और अब राहुल गांधी जो है वो 2 तारीख को पंजाब आ रहे हैं और 4 तारीख को हरियाणा बॉर्डर पर आकर प्रदर्शन करने का काम करेंगे। किस तरह से देखते हैं? राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी ये रोज सवेरे घर से पेट्रोल का कैनी लेकर निकलते हैं कि देश में कहीं भी छोटा मोटा कहीं धुआं उठता नजर आए तो उसमें पेट्रोल डालकर उसमें आग लगा दें। जब से इनके हाथ से सत्ता गई है तब से इनका यही किरदार है, लेकिन ये अपने मंसूबों में अब कामयाब नहीं हो सकते क्योंकि जिस किसान के कंधे पर बंदूक रख के ये चलाना चाहते थे वो किसान अब चीज़ को समझ चुका है। उसको पता लग गया कि ये 3 बिल में उसके खिलाफ कुछ भी नहीं है। इन 3 बिलों में उसको आज़ादी मिली है। देश आज़ाद हुआ था 1947 में, किसान आज़ाद हुआ है अब जब ये 3 बिल पास किए गए हैं। पहले किसान के ऊपर बड़ी पाबंदियां थी, इस मंडी से बाहर नहीं जा सकते, इस शहर से बाहर नहीं बेच सकते, इस प्रदेश से बाहर नहीं बेच सकते। आज कहीं पर भी जहां पर उसको बेहतर दाम मिलेंगे वो बेच सकता है। आज उसको ये आज़ादी मिली है। लेकिन साहब, क्यों एनडीए के जो घटक दल हैं या आपके जो पुराने सहयोगी रहे हैं उनको ये बात समझ में नहीं आ रही है? अकाली दल 22 साल का गठजोड़ तोड़ चुका है। श्याम सिंह राणा जो आपके सहयोगी रहे हैं आज बीजेपी छोड़ चुके हैं। आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं एमएसपी जो है वो केंद्र खत्म करने की मंशा से ये कानून जो है वो कहीं ना कहीं लेकर आ रही है और साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि निजीकरण हो जाएगा मंडियों का, जिससे किसान जो है बदहाली की तरफ आगे बढ़ेगा। ऐसी बात कहने वाले मैं उन तमाम लोगों से पूछना चाहता हूँ कि इन 3 बिलों में कहीं पर भी एमएसपी को ख़त्म करने का एक शब्द दिखा दें। ये झूठा प्रचार है। केवल झूठ के आधार पर कांग्रेस ने झूठ बोलने की फैक्ट्री लगा रखी है। वहाँ पर वो झूठ बोलना सिखाते हैं सबको कि कैसे झूठ बोला जाता है और उस झूठ में कुछ लोग आ जाते हैं, थोड़े टाइम बाद सब समझ जाएंगे। राहुल
राहुल गांधी अगर हरियाणा के अंदर प्रवेश करते हैं, वहां पर रैली करना चाहते हैं, तो क्या उनको अनुमति दी जाएगी? नहीं, बिल्कुल हरियाणा का माहौल खराब करने नहीं दिया जाएगा। ये 2 बार पहले कोशिश कर चुके, हमने इनको हरियाणा में घुसने नहीं दिया। एक बार ये चंडीगढ़ रोड से आए, ट्रैक्टर लेकर आए, हमने नहीं घुसने दिया। दूसरी बार ये जीटी रोड से मोटरसाइकिलें लेके आए, हमने इनको नहीं घुसने दिया, और अब भी हम इनको हरियाणा में घुसने नहीं देंगे। क्या लगता है कि किसानों के नाम पर वोट बैंक हथियाने की सियासत शुरू हो? इनका अपना तो सब कुछ लुट चुका, अपने अल्ले पल्ले तो कुछ रहा नहीं है। अब तो ये कंधे ढूंढते हैं, किसी का कंधा मिल जाए। सर, एक आखिरी सवाल, किसान भी कह रहे हैं कि बीजेपी नेताओं का घेराव किया जाएगा। 6 तारीख को उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, चौधरी रणजीत सिंह जो है, इनके घरों का घेराव होगा। कल इसको लेकर रणनीति बनाई गई। देखो, ये राजनीतिक गतिविधियां हैं, ये हमेशा चलती आई हैं, चलती रहती हैं। बिल्कुल, देखिए, राजनीतिक गतिविधियां हैं, लेकिन यहाँ पर जो गृह मंत्री अनिल विज हैं, वो सीधे तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि राहुल गांधी की रैली को हरियाणा में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। किसी को भी जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसको ख़राब नहीं होने दिया जाएगा। और ये जो प्रदर्शन है, इनको सीधे तौर पर अनिल विज जो है वो बता रहे हैं कि कांग्रेस जो है किसानों के मोढे पर रखकर बंदूक चलाने का काम कर रही है, जिसमें वो सफल नहीं हो पाएगी। कैमरामैन देवेंद्र सिंह के साथ विनीत कपूर, ANB न्यूज़, चंडीगढ़। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में सीट बंटवारे का फॉर्मूला लगभग तय हो गया है। जानकार ये बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेगी और बाकी सीटों को लोक जनशक्ति पार्टी और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के बीच में बांटा जाएगा। सीट शेयरिंग से जुड़े एक नेता के अनुसार शुरुआती दौर की चर्चा के बाद बीजेपी के कैडर का सुझाव है कि जेडीयू और बीजेपी दोनों को 105 से 110 के बीच सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए और बाकी बची सीटों को सहयोगियों के बीच विभाजित करना चाहिए। वहीं जेडीयू कैडर इस बात पर जोर दे रहा है कि पार्टी के पास एक सीट ही सही, लेकिन बीजेपी से अधिक सीटें होनी ही चाहिए। तो बिहार विधानसभा चुनाव 2020 को लेकर लगातार सियासत जो है वो अपने चरम पर है और इस बीच जिस तरह से ये खबरें आ रही थी कि एनडीए के बीच सीट बंटवारे को लेकर आम सहमति नहीं बन पा रही है, अब इन खबरों पर कहीं ना कहीं विराम लगता हुआ यहां नजर आ रहा है। और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मिथिलेश मिश्रा इस समय लाइव जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। ये बताया जा रहा है कि एनडीए ने लगभग तय कर लिया है कि सीट बंटवारा किस तरह से होगा, तो क्या ये जानकारी सही है? सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो है वो तय कर लिया गया है एनडीए की तरफ से? देखिए, बिहार की सियासी राजनीति की जो तपिश है वो सीधे दिल्ली में अभी दिखाई दे रहा है। बिहार की जितनी भी सियासी है वो सारा दिल्ली की, खास करके जो बैठक अभी बीजेपी की बैठक हुई है, बीजेपी में सब लगभग सारी चीजें साफ नजर आने लगी है। बीजेपी की जो बैठक हुई थी, बीजेपी में लगभग सब तय हो चुकी है कि कौन कितनी सीटें पे लड़ेंगे। जदयू की और बीजेपी की जो बराबर की सीट शेयरिंग की बातें की गई थी, उसके बाद उसमें एनडीए में खास करके जो लोजपा का अलगाव की जो स्थिति बनी थी और 143 सीटें पे बातें आई थी कि उन्हें 143 सीट पर लड़ना है, वो भी जितनी भी बातें थे वो सारे लगभग विराम हो गए हैं। अब राजद के साथ में लोजपा भी मौजूद है, आम पार्टी भी मौजूद है। ये सारे लोग अपने दल मिलकर के पूरे बिहार की सियासी राजनीति पर अपना दावा पेश करेंगे। तो सीधे ये कह सकते हैं कि अभी जो सीट शेयरिंग का मामला है ऑफिशियल तरीके से अगर देखा जाए तो अभी स्पष्ट रूप से नहीं आया है, लेकिन जो बीजेपी का जेपी नड्डा के यहाँ जो चुनावी समीकरण तैयारी करके जो बैठक की गई थी, उस बैठक में बिहार के भी कई दिग्गज नेता भी मौजूद थे जो बीजेपी से थे। देवेंद्र फडणवीस हो, चाहे आपके भूपेंद्र यादव हो, चाहे मंगल पांडे हो, चाहे सभी लोग वहां पे लगभग मौजूद थे। उन तमाम बैठक की गतिविधि के अनुकूल जब देखा गया तो सीधे तौर पे शेयरिंग की लगभग स्पष्ट हो चुका है। ऑफिशियल अब दाव देखना बाकी रह गई है। जी बिल्कुल, और सीट शेयरिंग को लेकर बनती हुई क्या कुछ नजर आ रही है बात? ऐसा जानकारी मिल रही है कि बीजेपी और जेडीयू बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेगी और जो बाकी बची हुई सीटें हैं उन्हें एलजेपी और हम के बीच बांटा जाएगा। क्या ये जानकारी सही है? जी बिल्कुल, ये हम लोगों ने सुबह में भी एक खबर को भी चलाए थे। सुबह में भी बात को स्पष्ट हो चुका था, क्योंकि एक एनडी के जो पुष्ट सूत्र थे उसके अनुकूल हम लोगों ने बातचीत की कि आज की जो बैठक बीजेपी क्या होगा, बीजेपी जो बैठक करेगा उसमें क्या क्या
तय हो सकता है नीति क्या क्या रहेगा। तो जो उनकी बातें छन करके आया था, हम लोगों ने ब्रेकिंग में भी डाला था इस विषय पे, तो ये लगभग तय हो चुकी कि बराबर की सीट होने की संभावनाएं हैं और जितनी सीटें बाकी बचेंगी उसमें एलजेपी को ज्यादा मिलेगा और उसके बाद हम पार्टी को भी मिलेगा। तो ये अभी पर्दा लगभग धीरे धीरे साफ होते चले जा रहे हैं। अब थोड़ी सी बात ही रह गई है ऑफिशियल, अब वो भी स्पष्ट कुछ देर में हो। बिल्कुल, जो औपचारिक घोषणा है वो भी हो ही जाएगी। हालांकि ये जानकारी मिल रही है कि एनडीए की ओर से पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है और सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो भी लगभग तय हो ही चुका है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ एएनबी न्यूज पर। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ एएनबी न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011 45 45 45 45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद बॉलीवुड के ड्रग्स मामले में अब तक कई चौंकाने वाले नाम सामने आए हैं। रिया चक्रवर्ती, दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, रकुलप्रीत सिंह के बाद लगातार यह सिलसिला जारी है। इन अभिनेत्रियों के बाद अब एनसीबी अभिनेताओं को भी अपने घेरे में ले सकती है, क्योंकि अब एनसीबी के रडार पर बॉलीवुड के 3 बड़े स्टार्स के नाम भी शुमार हो चुके हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ड्रग्स केस की जांच करते हुए एनसीबी के एसआईटी को बॉलीवुड के 3 बेहद बड़े नामों का पता चला है। ये बॉलीवुड के बड़े सुपरस्टार हैं। कह सकते हैं कि ये तीनों बॉलीवुड के किंग हैं। ये सुपरस्टार ड्रग्स का सेवन करते हैं और इन्हें
अगले 15 दिनों में समन भेजा जा सकता है, ये अहम जानकारी मिल रही है। तो ड्रग्स मामले को लेकर लगातार एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं और इस बीच ये जानकारी मिली है कि एनसीबी के रडार पर 3 बड़े अभिनेता भी शामिल हैं और इनको 15 दिन में एनसीबी जो है समन भेज सकती है। ये जानकारी मिल पा रही है कि जो ये तीनों स्टार्स हैं वो बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेताओं में से एक हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मुंबई से हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी इस समय लाइव जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। ये बताया जा रहा है कि एनसीबी के रडार पर अब बॉलीवुड के 3 बड़े अभिनेता हैं। जी पल्लवी, देखिए सुशांत सिंह राजपूत मामले में जिस तरह से एनसीबी लगातार एक के बाद एक कार्रवाई कर रही है, ऐसे में जिस तरह से एनसीबी ने अब तक करीब 12 फिल्मी एक्टरों को जो है नामांकित किया है, जिसमें 3 बॉलीवुड के बड़े अभिनेता का नाम आया है। साफ तौर पे उनका नाम नहीं लिया गया, लेकिन जिस तरह से एनसीबी ने बताया कि SRA, मतलब आप समझ सकते हैं कि किस तरह से एनसीबी ने इनको नामांकन कर दिया है। किसी भी वक्त जो है इनके समन जारी किया जा सकता है। हालांकि एनसीबी लगातार इस पूरे मामले में जो तफ्तीश कर रही है कि किस तरह से सबसे पहले इनके खिलाफ तमाम दस्तावेज तैयार किया जाए, उसके बाद इनको जो है बुलाया जाएगा। जी पल्लवी, बिल्कुल। और जिस तरह से एनसीबी की कार्रवाई चल रही है, पूरी तरह से यही नजर आ रहा है कि बॉलीवुड ही सवालों के घेरे में है। देखिए, एक के बाद एक कई नाम सामने आ रहे हैं और जिस तरह से इतने अच्छे अभिनेता और अभिनेत्रियों का नाम सामने आ रहा है, कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री पर एक धब्बा लगता हुआ यहाँ दिख रहा है। सत्यप्रकाश, देखिए जब फिल्में रिलीज होती है तो तमाम युवा और युवक जो है उनको जो है अपना आइडियल मानकर फिल्में देखते हैं, उनको अनुसरण करते हैं, चाहे वो सही करे या गलत करे, उनको आइडियल बनाते थे। जाहिर तौर पर जिस तरह से फिल्मी दुनिया में इस तरह से ड्रग्स का सिंडिकेट आया, जाहिर तौर पर एक काफी नुकसानदेह है, युवाओं के लिए काफी नुकसानदेह है। ऐसे में तमाम जो एनसीबी एक के बाद एक खुलासे कर रही है, तमाम लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। ऐसे में ये जानकारी मिल रही है कि क्षितिज प्रसाद ने जब गिरफ्तारी हुई, उनका मोबाइल जो डेटा खंगाला गया था उसमें तमाम नाम जो शामिल आए हैं। वहीं दूसरी अहम बात कर दे कि मुंबई में डेविड नाम का एक शख्स है जो बॉलीवुड इंडस्ट्री में पूरी तरह से ड्रग्स सप्लाई करता है। एनसीबी लगातार उस शख्स के पीछे लगी हुई है। उसकी गिरफ्तारी के बाद माना जा रहा है कि तमाम बॉलीवुड के जो बड़े एक्टर हैं उनको भी जो सम्मान किया जा सकता है। जी पल्लवी, लेकिन सत्यप्रकाश, ये जानकारी भी मैं आपसे चाहूंगी। देखिए, एनसीबी कार्रवाई कर रही है और वो पूरी तरह से हाईलाइट भी हो रहा है। सीबीआई की जांच कहां तक पहुंची है? क्योंकि मुद्दा तो यही था कि सुशांत ने आत्महत्या की है या फिर उनकी हत्या हुई है। ऐसा नहीं लग रहा कि ड्रग्स के इस जंजाल की वजह से जो मुद्दा था वो कहीं ना कहीं अब छुपता जा रहा है। जाहिर तौर पर पल्लवी, ये पूरा मामला जो है अब सीबीआई एनसीबी की तरफ मोड़ दिया है। लेकिन जिस तरह से सुशांत के परिवार ने सीबीआई पर आरोप लगाया है कि सीबीआई कहीं इस पूरे मामले में अनदेखी कर रही है, सीबीआई सही दिशा में जांच नहीं कर रही है, उसको लेकर सीबीआई ने पहली बार अपना मुंह खोला और साफ तौर पर कहा कि ये जांच अभी भी जारी है। मिश्रा रिपोर्ट आने के बाद जिस तरह से सीबीआई ने कहा है कि ये अंतिम रिपोर्ट नहीं है, उसके बाद भी सीबीआई जो है सुशांत के कपड़ों की मिश्रा रिपोर्ट निकालने की कोशिश कर रही है। जिस तरह से एम्स की टीम ने सीबीआई को तमाम जो है मिश्रा रिपोर्ट की जानकारी दी है, उसमें साफ तौर पर यह मामला सामने आया कि सुशांत ने जहर नहीं लिया था, उनकी बॉडी में जहर का कोई अंश नहीं मिला था। उसको लेकर सुशांत के परिवार ने एक आरोप लगाया है कि मुंबई पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने जो है सुशांत के मिश्रा रिपोर्ट की जांच नहीं की थी। यही वजह, अगर मुंबई पुलिस या फॉरेंसिक टीम जो है सुशांत के मिश्रा रिपोर्ट की जांच करती तो शायद ड्रग्स का जो एंगल था वो सामने आता। ऐसे में तमाम आरोप जो है सुशांत के परिवार जो है लगा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने साफ तौर पर कहा था, एनसीबी ने जो रिपोर्ट किया है, एम्स ने जो रिपोर्ट किया है, कहीं न कहीं महाराष्ट्र मुंबई पुलिस के लिए सराहनीय है। हालांकि मुंबई पुलिस जिस तरह से जांच कर रही थी वो सही दिशा में जांच कर रही है। जी पल्लवी, शुक्रिया सत्यप्रकाश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की घोषणा के साथ ही सूबे में आरोप प्रत्यारोप के दौर भी तेज हो गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक चुनावी सभा के दौरान कहा था कि कांग्रेस उपचुनाव जीतने के बाद एक बार फिर किसान कर्ज माफी की योजना शुरू करेगी। पूर्व सीएम के इस बयान पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार करते हुए कहा है कि जनता उन्हें अच्छी तरह से समझ गई है। कमलनाथ ने भी कहा है कि जनता मुझे अच्छी तरह जानती है, ये पब्लिक है, सब जानती है। 10 तारीख को जब परिणाम आएंगे तब सारी बात समझ में आ जाएगी। साथ ही कांग्रेस पार्टी द्वारा कमलनाथ को हनुमान भक्त और मंगलवार को चुनाव और मतगणना होने पर पार्टी की जीत के दावे पर भी नरोत्तम मिश्रा ने खुद को हनुमान भक्त बताते हुए कहा कि किसका मंगल होगा ये हनुमान जी ही तय करेंगे, ज्यादा चिंता में ना पड़ें।
बार बार जनता उन्हें अच्छी तरह समझ गई है भाई। उन्होंने भी कहा कि जनता मुझे जानती है। अब तो वो स्वयं अपने आप को जान लेंगे 3 तारीख को, जब परिणाम आएंगे 10 तारीख को, तो स्वयं अपने आप को भी जान जाएंगे कि ये पब्लिक है, सब जानती है। सर, कांग्रेस ने एक ट्वीट किया है, चुनाव की घोषणा मंगलवार को हुई, मतदान मंगलवार को है और नतीजे मंगलवार को आने वाले हैं, तो सब मंगल है कांग्रेस को। हनुमान भक्त भी बता रहे, हनुमान भक्त है कमलनाथ। हनुमान भक्त तो हम ही है, हनुमान भक्त तो कोई भी हो सकता है, और किसका मंगल है ये हनुमान जी ही तय कर देंगे। ज़्यादा चिंता में न पड़े, अगर वो ऐसे मंगल वाले थे तो अमंगल होता ही क्यों ना। आज बीजेपी का बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, जेपी नड्डा की नई टीम का स्वागत आप लोग करेंगे। आज शाम को स्वागत है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता तरुण कुमार इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। तरुण, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। उपचुनावों के मद्देनजर किस तरह से भोपाल में सियासत गरमाई हुई है? तरुण, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी। तरुण, मैं आपसे जानकारी चाहती हूं कि इस समय उपचुनावों के मद्देनजर सूबे में किस तरह से सियासत देखने को मिल रही है। नरोत्तम मिश्रा लगातार कमलनाथ पर निशाना साध रहे हैं। जी पल्लवी, अभी जैसा कि हम देख रहे हैं, विजुअल में देख पा रहे हैं नीचे कि सियासत यहाँ भोपाल में हर तरीके से गरमाई हुई है और सभी जगह से आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं और हर पार्टी अपने अपने बयान अलग तरीके से दे रही है। बिल्कुल, और ये बताया जा रहा है कि किसान कर्ज माफी को लेकर अब नरोत्तम मिश्रा ने बड़ा बयान दिया है और कमलनाथ जो लगातार दावा कर रहे हैं कि हम फिर से सत्ता में आते हैं तो कर्ज माफी करेंगे। क्या कुछ कहना है बीजेपी का उनके इस बयान पर? बीजेपी लगातार इन पर हमला कर पलटवार करते हुए जवाब देते आ रहे हैं। इन्होंने हर बार इनसे जवाब देकर ये बोलते हैं कि भाई आपने कर्ज माफ क्या किया है, कोई कर्ज माफ नहीं हुआ, किसी तरीके कोई कर्ज माफ नहीं हुआ। हर बार ये प्रत्यारोप आरोप लगा रही है। और भी कई ऐसे आरोप लगे हैं, जैसे कि बहुत सारी योजनाएं बंद कर दी थी कमलनाथ सरकार ने आते ही। उन योजनाओं के बारे में भी बहुत सारे आरोप लगाते आ रही है और प्रतिदिन डेली जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आते जा रहा है, वैसे ही अपना बीजेपी जो है आरोप प्रत्यारोप लगाते जा रही है और जमकर हमले कर रही है। धन्यवाद तरुण, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो मध्य प्रदेश में उपचुनावों के मद्देनजर इस समय सियासत गरमाई हुई है और सूबे में आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो चरम पर है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर अब यूपी के गोंडा से है, जहां शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़ा थमता नहीं दिखाई दे रहा है। अध्यापक भर्ती के लिए लगाए गए शैक्षिक अभिलेखों की जांच पड़ताल के बीच अब परिषदीय स्कूलों के 10 शिक्षक गायब पाए गए हैं। इनमें से कुछ 3 तो कुछ 2 साल से बगैर सूचना के गैरहाजिर चल रहे हैं। माना जा रहा है कि इन सभी ने जाली दस्तावेजों के सहारे नौकरी हासिल की और जब जांच पड़ताल शुरू हुई तो स्कूल से अचानक गायब हो गए। बेसिक शिक्षा विभाग ने इन सभी को कई नोटिस भेजे, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं मिला है। अब बीएसए ने इन सभी को सेवा समाप्ति के नोटिस जारी कर 1 सप्ताह के भीतर उपस्थित होने का निर्देश दिया है। अगर 1 सप्ताह में गायब शिक्षक उपस्थित नहीं होते हैं तो इनकी बर्खास्तगी तय मानी जा रही है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर इंद्रजीत प्रजापति का कहना है कि पड़ताल के दौरान 10 शिक्षक गायब मिले हैं। इनके शैक्षिक अभिलेख भी संदिग्ध मिले हैं। सभी को सेवा समाप्ति का नोटिस जारी किया गया है। अगर तय समय के भीतर शिक्षक उपस्थित नहीं होते हैं तो इनके बर्खास्तगी की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। लगभग 10 विद्यालय हैं जो कोई 3 साल से, कोई 2 साल से, कोई 1 साल से विद्यालय नहीं आ रहा है। तो उनको 2 नोटिस जारी कर चुके, एक अंतिम अवसर उनको दे रहे हैं। अगर वो विद्यालय में आकर उपस्थित नहीं होते या मेरे स्पष्टीकरण का जवाब नहीं देते हैं तो उनको अंतिम रूप से बर्खास्तगी नोटिस जारी करते हुए बर्खास्त कार्रवाई कर दी जाएगी। कुछ लोगों के अभिलेख फर्जी भी पाए गए उसमें? हाँ, उसमें से संभवतः 3 लोगों के अभिलेख फर्जी पाए गए हैं। तो निश्चित रूप से ये 10 लोगों के ऊपर अभी अंतिम कार्रवाई करना बाकी है। एक अंतिम अवसर हमने दे दिया है। अगर उसके तहत उपस्थित होते हैं, अपना कुछ साक्ष्य देते हैं, अपनी बात रखते हैं तो हम सुनने के लिए तैयार हैं। अगर नहीं आते हैं तो मान लिया जाएगा वो निश्चित रूप से फर्जी हैं। सर, अब तक कोई भी कारण शिक्षकों द्वारा दिया गया कि वो 3 साल से लगातार गायब? नहीं, अभी कोई कारण नहीं दिया गया, कोई उपस्थित ही नहीं हुआ। ज्यादा जानकारी के साथ गोंडा से हमारे संवाददाता संजय मिश्रा इस समय जुड़े हुए हैं। संजय, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने निकल कर आ रहा है गोंडा से। जी बिल्कुल जी, इसमें कुछ टीचर जो है 2-3 साल से लगातार नहीं आ रहे हैं, जिसमें बीएसए ने उनकी जो है रिपोर्ट मांगी, लेकिन वो रिपोर्ट
जो रिपोर्ट मतलब भी देने के लिए नहीं आ रहे हैं। तो इसमें ये कहीं ना कहीं जो है ये फर्जी शिक्षक हैं, इसी वजह से जो है ये अपनी रिपोर्ट सबमिट करने के लिए नहीं आ रहे हैं। इसमें बेसिक कई ने कहा कि यदि वो नहीं आते तो उनको उस पर जांच की जाएगी और उनको आखिरी एक चांस दिया जाएगा। तो नहीं आते तो उनको बर्खास्ती कर दी जाएगी। ठीक है, धन्यवाद संजय तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और वहीं देश भर में 3 कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन अभी पूरी तरह शांत नहीं हुआ था कि आज एक बार फिर किसान सड़कों पर आ गए। सरकार ने किसानों से वादा किया था कि उनकी फसल का एक एक दाना खरीदा जाएगा, लेकिन आज 3 दिन बीत जाने के बाद भी किसान की धान हरियाणा की मंडियों में पड़ी हुई है। किसी ने एक भी दाना नहीं खरीदा। किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह ने सरकार से बातचीत में कोई विकल्प न निकलने के बाद यह ऐलान किया था कि किसान अपनी धान की ट्रॉलियां लेकर सड़कों पर आ जाएं। जिसके बाद आज किसानों ने अंबाला शहर अनाज मंडी के बाहर धान से भरी ट्रॉलियां खड़ी कर दी और फिर जाम लगा दिया। जाम आज कल हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी, आपके इनके कोई चीफ सेक्रेटरी हैं, अपना FCI के जो भी हैं, उनके साथ मीटिंग चली 12 से 2 बजे तक। उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। जैसा उन्होंने जो पॉलिसी बनाई है आड़ती की और सेलर वालों की, जिसकी वजह से रुकावट आ रही है, हमने बोला था भी हमारी जो पॉलिसी इसको चेंज कर दो और हमारी धान जो किसान पिछले 20 दिन से मंडी के अंदर बैठा है वो लेबर बहुत दिक्कत में है और फसल का भी मौसम ख़राब हो सकता है, फसल का नुकसान हो जाएगा। लेकिन वो अपनी बात पर अड़िग रहे। उन्होंने कोई भी बात नहीं मानने की कोशिश करी, ना ही कोई किसानों का उन्होंने हक सुनने की बात करी। उसके बाद उन्होंने आदेश दिया था प्रधान जी ने कि हर मंडी के बाहर अपना प्रदर्शन जारी करें। पूरे हरियाणा के अंदर है, यहाँ ही नहीं पूरे हरियाणा के अंदर हर एक मंडी के बाहर रोज़ प्रदर्शन चल रहा है। वो तब तक चलेगा जब तक। वहीं उत्तराखंड के काशीपुर में गुरुद्वारा श्री ननकाना साहिब के हॉल में किसानों की महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र भर के सैकड़ों किसानों ने भाग लिया। इस दौरान किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ अपना रोष जताया और अपनी जंग खुद ही लड़ने का बड़ा फैसला लिया। महापंचायत में मौजूद किसानों ने केंद्र सरकार के कृषि कानून के विरोध में अपने अपने विचार रखे। इस दौरान सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि आगामी 3 अक्टूबर को क्षेत्र के सभी किसान मुरादाबाद रोड स्थित नवीन अनाज मंडी में एकत्रित होकर रोषपूर्ण मार्च निकालते हुए शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए उपजिलाधिकारी कार्यालय तक पहुंचेंगे और अपना विरोध दर्ज कराएंगे। इस दौरान मार्च में आने वाले सभी किसान काले रंग के कपड़ों का प्रयोग विरोध स्वरूप करेंगे और काली पट्टी बांध कराएंगे। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि यह मार्च किसी भी राजनीतिक या गैर राजनीतिक संगठन के बैनर तले आयोजित नहीं किया जाएगा। बड़े गुरुद्वारे में हमारे क्षेत्र से सैकड़ों लोग किसान भाई इकट्ठा हुए हैं, जिसमें किसान मजदूर संगठन के बैनर तले हमारा जो 3 अक्टूबर को मंडी से मार्च निकालकर SDM साहब के ऑफिस तक पहुंचने का प्रोग्राम बना है। जो केंद्र सरकार ने किसान विरोधी बिल जो हमारे थोपने का काम किया है, उसके विरोध में हम लोग मार्च निकालेंगे और हमारे सभी किसान भाई 3 मार्च को मंडी में इकट्ठे होंगे। मेरा किसान भाइयों से अनुरोध है कि उस दिन काले कपड़े का हमने प्रयोग करना है, क्योंकि हमने रोष मार्च निकालना है। या तो उस दिन काली पट्टी या काले पगड़ी या काला कुर्ता, कोई भी मतलब काले रंग का प्रयोग करना है, क्योंकि ये हमने सरकार को अपना रोष मार्च निकालना है। मेरा अनुरोध है कि सभी लोग काले पट्टी काले कपड़े का प्रयोग करें, मेरे किसान भाई जितने भी मार्च में उपस्थित होंगे। तो काशीपुर से ये मामला हमने आप तक पहुंचाया, जहां आज किसानों ने महापंचायत का आयोजन किया और उन्होंने इस दौरान कृषि कानूनों को लेकर अपना विरोध भी दर्ज करवाया है और आगे किस तरह से क्या कुछ रणनीति रहेगी इसको लेकर भी आज इस महापंचायत में चर्चा की गई है। और मध्य प्रदेश के रीवा जिले के रायपुर जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत बड़ा गांव के हरिजन, आदिवासी और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों ने आरोप लगाया है कि सरपंच और सचिव द्वारा सड़क और नाली निर्माण में भारी अनियमितता बरती गई है, जिसकी जांच को लेकर आज रीवा कलेक्ट्रेट कार्यालय में जाकर ग्रामीणों ने नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का आरोप है कि बड़ा गांव के सरपंच और सचिव ने PCC सड़क निर्माण के लिए स्वीकृत 2,67,500 रुपए निकाल लिए हैं, लेकिन सड़क निर्माण अभी तक नहीं कराया। हालांकि रिकॉर्ड में सड़क बनकर तैयार हो चुकी है, जिसकी पूर्व में भी शिकायत जिला पंचायत और कलेक्टर से की जा चुकी है, लेकिन आज तक भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।